उसका खाली कमरा, वार्डरोब में लटके उसके कपड़े, स्कर्ट, पायजामा, सलवार, जीन्स, बिस्तर के नीचे रखे उसके सैंडल, दीवार पर टंगी उसकी खिलखिलाती फ़ोटो। मैंने इस कमरे को कभी इतनी गौर से नहीं देखा जैसा कि आज देख रहा हूँ। इस कमरे की हर चीज़ के पीछे एक कहानी है। हर चीज़ बोल सकती है, बता सकती है खुद के बारे में। किसी भी चीज़ को देखता हूँ तो कुछ दृश्य याद आ जाते हैं और फिर मैं देर तक उसे देखता रहता हूँ। उन चीज़ों को देखकर और उनके पीछे को महसूस करके मुझे कुछ मिल नहीं जाता, बल्कि मैं पहले से और ज़्यादा खाली हो जाता हूँ। उन चीज़ों को टटोल कर मैं पहले से ज़्यादा भिखारी हो जाता हूँ। भीतर कुछ उमड़ता है जो मुझे मजबूर करता है उन चीज़ों को देखने के लिए। उसकी डायरी, जिसे उसके जीते जी नहीं पढ़ा था, उसमें जगह जगह मेरा जिक्र था। उसमें उसने अपने बारे में नहीं लिखा था, सिर्फ मेरे बारे में लिखा था। उसकी पसंदीदा मैगजीन, रीडर्स डाइजेस्ट और सोसाइटी, जिसके पन्नों के हिस्से कैंची से काट कर अलग किए गए थे, वह उन्हें अपनी डायरी में चिपका लेती थी, जिनमें कोई कोटेशन, कोई चित्र, सामान्यतः रीडर्स डाइजेस्ट के लास्ट पेज पर छपने वाली पेंटिंग, कोई फिटनेस या स्किन केयर की टिप्स, कोई मेहंदी का डिज़ाइन वगैरह होता था। मैं अक्सर उसकी इन बेवकूफ़ियों पर हंसता था और तब वह मुझसे अपनी डायरी छीन कर मुझे चिढ़ाती, कभी इरिटेट भी हो जाती। उसकी मृत्यु के बाद अब मैं अक्सर उसकी चीज़ें टटोलता रहता हूँ। उन चीज़ों में वह नहीं है, बस उसके होने का झूठ है। वह नहीं आ सकती और ये चीज़ें उसके साथ नहीं जा पाई। वे यहीं रहेंगे इस दुनिया में, बार बार इस ख्याल के साथ कि अब कुछ नहीं हो सकता। कितना टटोलो वह नहीं मिलेगी। जो खाली हो गया है हमेशा खाली ही रहेगा। उस रिक्तता का कोई उपाय नहीं, उस बेचारगी का कुछ नहीं किया जा सकता। रूंधा गला और आंसू बेजान हैं, उनसे कुछ नहीं होता, वे अर्थहीन हैं। पर एक बेचारगी सी घिराई है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जब उन चीज़ों को टटोलता हूँ तो यह और बढ़ जाती है। उन चीज़ों को टटोल कर मैं कहीं नहीं पहुँचता हूँ, सिवा इसके कि बहुत सा समय अचानक बीत जाता है। जब वह जिंदा थी तो मुझसे उलझ पड़ती थी कि मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। अक्सर पार्लर से लौटने के बाद वह मेरे सामने खड़ी हो जाती और पूछती उसका नया हेयर स्टाइल उसको सूट करता है कि नहीं, वह कुछ बदली बदली नहीं लग रही है क्या। वह अपने हिसाब से फैशन करती थी। उसे इस बात का ख्याल नहीं होता था कि मुझे या देखने वालों को क्या अच्छा लगेगा। वह अपने तरह से खुद को रखती और इस बात पर मेरी सहमति चाहती। जब वह सहमति के लिए मुझे देखती तो वह बड़ी आतुरता से देखती। मेरा मन उसके नए हेयर स्टाइल या बदले बदले चेहरे के विपरीत होता। मुझे उसकी ये हरकतें किसी फितूर सी लगती, पर उसकी आतुरता जो उसकी आंखों से झांकती, जैसे अफ्रीकन सफारी में कोई पैंथर अपने शिकार के लिए चट्टान पर रेंगता हुआ दबे पांव बिना आवाज़ किए चेहरे पर अनंत शांति का भाव लिए रेंगता है। उसमें कोई हैवानियत नहीं होती, बस जीवन और भूख का विनम्र अनुरोध होता है। ठीक वैसी ही आतुरता उसके चेहरे पर होती और मैं उसके नए चेहरे और हेयर स्टाइल को नकार नहीं पाता। मुझे सहमत होते हुए अच्छा लगता। कभी वह कहती वह मेरे साथ ही तो गई थी जब उसने यह नया वाला सैंडल खरीदा था। तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता, तुम भूल जाते हो। कम से कम मेरी बातें तो याद रखा करो। उसने एक नया कैसेट खरीदा है, मुझे उसे सुनना चाहिए। फिर कहती तुम्हें तो बस मेरी ही बात याद नहीं रहती, यू रिमेंबर ऑल एक्सेप्ट माइन। पर आज उसकी चीज़ें टटोल कर लगता है अगर वह जिंदा होती तो मैं उसे उसकी चीज़ों के बारे में वह भी बताता जो शायद उसे पता नहीं था। कितना कुछ उसे बताना था। अब मन करता है उसे बताने का कि उस सैंडल को खरीदते समय मैंने क्या सोचा था और उसी सैंडल को खरीदने को मैंने क्यों कहा था। मैंने उसे झूठ क्यों बोला था कि मुझे याद नहीं कि वह चीज़ कब ली गई थी, जबकि मुझे सब याद है कि जब हम दोनों विभास की ट्रीट में गए थे
तो वह बहुत सुंदर लग रही थी, पर चूंकि हमारे बीच किसी बात पर लड़ाई हुई थी, इसलिए मैंने चिढ़कर जानबूझकर यह बात नहीं कही थी। मैंने सोचा था कि उससे किसी दिन कह दूंगा कि उस दिन तुम सबसे सुंदर लग रही थी। वह एक ओपन रेस्टोरेंट था और उसकी रेलिंग को पकड़कर वह खड़ी थी। पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था। शाम की बची खुची रोशनी उसके शरीर पर पड़ रही थी। वह कुछ सोच रही थी और मैं उसे अपनी तरह से देख रहा था। काश मैंने उसे बताया होता, काश मैं बता पाता। एक बात जिसको दफन करने के अलावा अब और कुछ नहीं किया जा सकता। तभी मेरी नींद टूटी। वह अपनी बालकनी में खड़ी थी। तरुण भटनागर के बीते शहर से फिर गुजरना का एक हिस्सा।